नमस्कार, सबकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र जैन। मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी हैं और लगभग 47 सीटें हैं विधानसभा में जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। यानी मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासियों का क्या महत्व है, इस बात से आप समझ सकते हैं। अब इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे आज वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर धाकड़ जी से कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति कौन सी करवट लेगी। मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा संगठन है आदिवासियों का, जिसे जैस के नाम से डालते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम है जय आदिवासी युवा शक्ति। तो ये जो आदिवासी युवा शक्ति है, जो संगठित होती है, कभी बिखरती है, कभी संगठित होती है, कभी भारतीय जनता पार्टी उस पर डोरे डालती है, तो कभी कांग्रेस उस पर डोरे डालती है, कभी आदिवासियों के व्यक्तियों को यहाँ मध्य प्रदेश में पद देकर बिठाया जाता है, कुछ लेबलियों की तरह बांटी भी गए हैं पद। तो वास्तव में मध्य प्रदेश का आदिवासी कहाँ जाएगा? और ये बात इसलिए भी मैं पूछ रहा हूं क्योंकि कर्नाटक में ये खबर आ रही है कि एक भी आदिवासी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली। देखिए, मध्य प्रदेश का भाजपा का संगठन बिल्कुल अलग तरह का संगठन है। यहाँ पेशा कानून भी लागू किया गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले लंबे समय से आदिवासी राजनीति पर फोकस किए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नागर जी। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में आदिवासी अभी उनकी क्या स्थिति है, किस तरफ झुकाव दिख रहा है आपको? देखो, आदिवासी का समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि आदिवासी एक लाइट में रहता है, वो दूर दराज के क्षेत्रों में रहता है। तो आदिवासी के जो संगठन है, जैसे कि जेएस, इस समय जेएस इसलिए कि उसमें आदिवासी का जो युवा वर्ग है उससे जुड़ा हुआ है और पिछले चुनाव में ये प्रकट हुआ था, मतलब इसको बोलते हैं, मतलब सामने आया था कि इसकी महत्वाकांक्षा है चुनाव में। लेकिन इसकी इस बार ने अलग से अपनी प्लानिंग की है। प्लानिंग उनकी ये की है कि हम जो जेएस जो खड़ा होगा वो एक जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, संघ के नेता, मतलब वो लाइट में नहीं आते, पॉलिटिक्स हर क्षेत्र में है। ऐसी इनकी प्लानिंग है कि हम आरएसएस की तर्ज पर काम करेंगे, मतलब हमारे जो संगठन के नेता रहेंगे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन हुआ ये कि पिछले कुछ जो उनके नेता पॉलिटिक्स में है, जैस के नेता पॉलिटिक्स में आए हैं, तो उन पे तो पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको लुभाव लिया है, मतलब ये तो उसके चंगुल में ये कैसे फंस गए हैं, मतलब ये। तो अभी जो बैठक हुई थी जैस में, तो उसमें वो आपस में गुटबाजी खत्म करने के लिए, लेकिन गुटबाजी और बढ़ गई है। अब आपने की बात की थी कि आदिवासी के लिए 47 सीट है। 47 सीट तो उनकी है जो संविधान ने उनको रिजर्व कर रखी है, लेकिन वो प्रभावित इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से 110 सीटों पर रखते हैं वो। मतलब ये है कि उनके अगर आदिवासी ठान ले तो चुनाव कोई पार्टी नहीं जीत पाएगी, मतलब ये जिसको चाहेंगे वो जिता देंगे, क्योंकि वो 47 तो उनकी रिजर्व है। उसके बाद में 70-72 सीट ऐसी हैं जहां वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, मतलब। लेकिन नागर जी, सवाल वही है कि इस समय आदिवासियों का झुकाव किधर दिख रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पेशा कानून लागू करके एक ऐतिहासिक मतलब निर्णय लिया है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनको दी है। तो आपको लगता है इसका असर चुनाव पे दिखाई देगा? अभी तक जो आदिवासी संगठन का जो नेता है और जो संगठन के जो है, उनसे बात करने में तो ऐसा लग रहा है कि वो पेशा एक्ट ज्यादा असर नहीं करेगा। कारण क्या, वो मानते हैं कि पेशा एक्ट को आधा ध्रुव लागू किया है, 5वीं 6वीं अनुसूची को मांग कर रहे हैं, इसका लागू किया है। मतलब है कि वो ट्राइबल एरिया में ट्राइबल ही लोग जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि बाहर के लोग जा रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, ट्राइबल को बाहर कर रहे हैं। और जो गैर आदिवासी क्षेत्र है, जो अनुसूचित नहीं है, उन जिलों में क्या हो रहा है कि आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी के नाम पे जमीन बेचने का जो काम चल रहा है, उसको लेके आदिवासी समाज नाराज है। पिछले 2 साल 3 साल में सरकारों ने कुछ काफी क्षेत्र में काम किया, लेकिन अभी जो स्थिति लग रही है, तो ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब आदिवासी झुकाव किसी विशेष पार्टी की तरफ हो कि कांग्रेस भाजपा इधर के लिए। लेकिन एक बात और है कि मध्य प्रदेश में लगातार ये कहा जा रहा है कि जैस संगठन में जो फूट पड़ी है उसे एक कर लिया जाएगा। जैस की ताकत क्या है और यदि फूट रही तो किसे फायदा होगा, एक हो गए तो किसे फायदा होगा? देखो, फूट तो अभी बढ़ती जाएगी जी। लगता है कि क्योंकि वो जैस में जो बात चल रही है, एक गुट जैस के जो नेता है वो आपस में कह रहे हैं कि भैया हमारा जो जैस है उसमें गैर आदिवासी का इंटरफेयर नहीं रहे। लेकिन जो जैस का जो नेता है वो कह रहे हैं कि हमेशा आदिवासियों की लड़ाई ज्यादातर जो है ना गैर आदिवासी लड़ी है। उनने कई, बलदेव शर्मा जी हैं, उनको राजस्थान में मतलब उनकी जो बरसी होती है उस पर लाखों आदिवासी इकट्ठे होते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं। उनका मानना है कि आदिवासी के इतिहास में हमेशा जो गैर आदिवासी नेता आगे रहे हैं, तो उसको जो बाहर गैर आदिवासी आदिवासी लड़ाई लड़ रहे हैं उसको अपन नकार नहीं सकते, उसको शामिल करेंगे। लेकिन जैस का दूसरा वर्ग कह रहा है कि नहीं, तभी वो एकजुट हो पाएंगे। तो अभी संभावना नहीं लग रही कि चुनाव से पहले उसका एकजुट होना है। इसका फायदा, यदि चुनाव फूट पड़ती है जैस में, तो दोनों पार्टी को फायदा होगा। तो नागर जी, अभी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई आदिवासी नेताओं को पद देकर मंत्री राज्य मंत्री के दर्जे भी दिए हैं। इसके अलावा एक बड़े आदिवासी को उन्होंने अपने यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी भी बनाया है। इसके अलावा पेशा कानून में जितने भी समन्वयकों की नियुक्ति हुई है, अधिकांश वो आदिवासी हैं जो कहीं ना कहीं संघ या भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो इसका क्या असर देख रहे हैं आप? नहीं, असर के असर में क्या, वही पहले क्या था कि आदिवासी जो मूल आदिवासी है, जो
वोट देने वाला है, जो बड़ा वोट बैंक है, उसको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। उनको तो इन चीज़ों से फर्क पड़ता है कि हमारे नेता हमें क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनका क्या है कि एक और है कि आदिवासियों में कई वर्ग हैं। सरकार है जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको देखती है कि आदिवासी एक समाज है, एक वर्ग है, मतलब एक को पटाएंगे सब पटाएंगे, ऐसा नहीं है। आदिवासियों में एक अलग बिरादरी होती है, उनमें कुछ ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे के शादी ब्याह नहीं करते, एक दूसरे का खाना नहीं खाते, एक दूसरे का पानी नहीं पीते, मतलब तो उनको अलग अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। नियुक्ति वाली बातें हैं तो नियुक्ति तो पॉलिटिक एक तरह से क्या है कि राजनीतिक फायदे के लिए दिख ही रही है कि कहीं ना कुछ उसका फायदा लिया जाए। और जो नियुक्ति हुई है, कई बार आरोप भी लग रहे हैं कि कुछ अफसर हैं कि कुछ फूट डालने काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को फंसा रहे हैं। अभी एक और संगठन निकल के सामने आ गया, आकाश करके। आकाश संगठन जो है वो आदिवासी अधिकारी कर्मचारी संघ जिसको बोलते हैं, उसका जो अध्यक्ष है वो राजभवन में उसका जो बैठे हुए हैं आईएएस अधिकारी हैं, वो सभी प्रदेश में जितने भी अधिकारी हैं, मतलब ऐसा जेएस के नेता बोलते हैं, मतलब जितने भी अधिकारी हैं आदिवासियों के, उनसे वो कांटेक्ट में रहते हैं। तो उसमें ये भी कहते हैं कि राजभवन को बार रूम बना लिया इस समय, राजभवन से पूरे क्या बोलते हैं एक ट्राइबल एजेंडे पे काम कर रहा है। लेकिन इसकी कोई ऐसे कोई पड़ताल नहीं हुई, लेकिन जो चर्चा है ट्राइबल आदिवासियों में या जेएस में वर्ग में दूसरे संगठन उनको लेकर ऐसा है कि वो पूरी प्लानिंग के तहत काम चल रहा है। मतलब सीधा सीधा सवाल और सीधा सीधा जवाब। इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश में आदिवासियों का झुकाव आपको कहाँ दिख रहा है? देखो अभी तक जो पिछला रिकॉर्ड है, चाहे आदिवासियों का जो परंपरागत है, तो अभी आज की स्थिति में ट्राइबल का जो झुकाव है ना, वो एक कांग्रेस पार्टी की तरफ ज्यादा झुक रहा है। क्योंकि उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हमें एक तरह से क्या है कि जो 4-5 संगठन काम कर रहे हैं विशेष सेक्टर के लिए, तो उनको लगता है कि हमें इसी दौरान ये माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक और चीज निकल के सामने उनके सामने है कि हम हिंदू है ना मुसलमान है। ये आदिवासियों को लेकर कहना है कि हम एक अलग ही हैं, बोले हम ये भारत के हम मूल निवासी हम ही हैं। कहीं जो और लोग जो आए वो बाहर से आए तो लोग हैं, तो वो किसी तरह में क्या है कि वो जो हिंदू वाली परंपरा, सनातनी वाली परंपरा, वो भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन धाकड़ जी, एक सवाल ये भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंबे समय से वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहा है। उनका वनवासी जो एक अलग विभाग उन्होंने बना रखा है, तमाम सारे प्रकल्प उनके वहां चलते रहते हैं, वनवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं उनकी है। इसका कोई असर आपको नहीं दिख रहा। आप कह रहे हैं कि उनका झुकाव कांग्रेस की ओर है, जबकि कांग्रेस ने तो अभी उनको फिलहाल कुछ दिया ही नहीं। नहीं, झुकाव भले हाँ आप कह रहे हैं 4-5 संगठन काम कर रहे हैं जिसको आइडेंटिफाई किया है, वो मानते हैं कि ये अलग है, वो एक उससे इतना प्रभावित नहीं हुआ कि मतलब कि हम इनसे भाजपा को वोट करें या उनके कहने पर वोट करें, इतना असर उनको नहीं आ पाया। उनका जो है कि भाई धर्मांतरण होता है, आप लोभित हो जाते हैं, तो वो ना हो, मतलब इतना तक वो प्रभावित हुआ उनसे। एक चीज और, मैं पिछले 40 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं और 40 साल से लगातार एक बात सुनता आ रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। चुनाव के समय ये मांग उठती है, उसके बाद ये मांग दब जाती है। क्या इस बार भी आपको लगता है कि इस तरह की मांग किसी राजनीतिक दल से उठेगी? ये जो ट्राइबल के नेता हैं वही उठा सकते हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है कि आदिवासी मुख्यमंत्री। सच्चाई यही है, मतलब ये जमुना देवी सब उस समय रही हूँ जब उसमें छोटे थे, तब उस समय क्या बोलते हैं डिप्टी सीएम नहीं थी उस समय। जो भी पॉलिटिकल कारण है मुझे पता नहीं, ज़्यादा डीपली पता नहीं है, लेकिन आज की स्थिति में कोई नहीं है। आज की स्थिति में जो है कि ट्राइबल को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किया जाएगा इनको। अभी हाल ही में एक खबर आई थी, उसमें उस मालवा निवाड़ के जो ट्राइबल नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी कैलाश विजयवर्गीय के सामने बोलते हैं कि आदिवासी को वोट काटे जाते हैं। ये बड़ा एक प्रदेश की राजनीति में बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ट्राइबल के वोट काटे जाते हैं। ये आगे चल के उठाएगा, मतलब ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रामेश्वर धाकड़ जी, जो आदिवासियों की लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं और उनका ये मानना है कि आदिवासियों को केवल वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है। इस समय जो 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने आदिवासियों को क्या दिया क्या नहीं दिया, इसके मूल्यांकन का समय आ चुका है। चुनाव में इन सब चीजों का मूल्यांकन होता है और निश्चित तौर पर जो झुकाव धाकड़ जी की नजर में, जो झुकाव इस समय आदिवासियों का है, वो कहीं ना कहीं पलड़ा थोड़ा सा कांग्रेस की ओर झुका हुआ है। हालांकि प्रयास बीजेपी भी पूरा प्रयास कर रही है कि आदिवासियों के वोट उससे मिले। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।